नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रगति की 50 बैठकों में पिछले 10 साल में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 3,300 परियोजनाओं की हुई समीक्षा। कैबिनेट सचिव ने बताया भारत के शासन के लिए क्रांतिकारी कदम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर ने भी बताया ग्लोबल बेंचमार्क। पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है एसआईआर पर रार। सुनवाई के लिए दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमारों को बुलाने पर तकरार। निर्देश की अनदेखी पर आयोग बेहद सख्त। संबंधित बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। हाई स्पीड पर बुलेट रेल परियोजना। पालघर में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी MT5 माउंटेन टनल पार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा देश में गुणवत्ता और तकनीक के नए मानक हो रहे हैं स्थापित। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र में और मजबूती। लगभग 41,800 करोड़ रुपए के निवेश वाले 22 नए प्रस्ताव मंजूर। 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन का अनुमान। लगभग 34,000 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। कोहरे और शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रगति की 50वीं बैठक पर कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रगति की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रगति भारत के शासन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है और यहां तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रगति एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अपनाने लायक मॉडल है। देश में सुशासन को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए निगरानी हेतु बनी आईसीटी प्लेटफॉर्म प्रगति की 50वीं बैठक के बाद कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि ये प्रगति प्लेटफॉर्म भारत के शासन के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लागत और समय की देरी की समस्या से निपटने के लिए प्रगति की अवधारणा पेश की थी। उन्होंने कहा कि ये विभिन्न साझेदारों के बीच वास्तविक समय में सहयोग को बढ़ाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 3,300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। 61 सरकारी योजनाओं और 36 क्षेत्रों में शिकायतों का समाधान भी प्रगति में शामिल है। It is basically a mechanism which deploys a technology-based platform for project monitoring, for citizens' grievance redressal, and for reviewing scheme implementation. But it does this through active collaboration of central ministries and state government. In terms of projects, it has so far covered over 3,300 projects worth 85 lakh crores. This includes both projects which had a problem and projects which did not have a problem. I am not suggesting that all 3,300 faced problems, but this is the portfolio of projects that Pragati has handled in this period of time. 61 government schemes other than projects have also been reviewed in Pragati. पिछले 10 वर्षों में रेलवे में हुई प्रगति पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि रेल संबंधी 1,437 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। As far as the Indian Railway is concerned, if you just see the figures for the railways, there were 427 projects and roughly 38% of that has been completed. It is really remarkable. And rest of others are also in the advanced stage of completion, and such reviews plays a very important role. What CAPSEC has already mentioned, that if you just see the number of issues involved, there was 1568, and out of that 37 has already been resolved. Issues largely related to the land acquisitions, forests, right of ways, they are the very important one. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है और पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। So in terms of the network growth, the highways network has seen a 60% growth over the last 11 years, and the reach of the national highways is visible across the country. In terms of construction, the pace of construction had also accelerated, and you had a lot of new players who came into the construction sector, which really pushed up the pace of construction.
high-speed corridors, which was a new innovation that was developed over the last 8-9 years, is now seeing a rapid growth. And every year now you're seeing almost about 1,500 kilometers of the high-speed corridors being completed and delivered on the ground. विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो चुका है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में 300% की बढ़त दर्ज की गई है। The Ministry of Power owns 416 projects under the Pragati monitoring system. I'm happy to inform that 237 projects have already been commissioned. Most of the issues we faced are related to right of way, forest and wildlife clearance, and also the land acquisition. About 70% of the issues relate to these three areas. In terms of number of issues which have been addressed, you will notice that more than 90% of the issues have already been addressed. कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए दोहराने लायक मॉडल है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच तल्खी का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग पर एफआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोप के बीच नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि उसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना है, लेकिन किसी बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिला को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साफ निर्देश के बावजूद सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली हैं कि निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। एसआईआर पर बढ़ती रार, आयोग के निर्देश की अनदेखी करती ममता सरकार। कौन लगा रहा सुनवाई के लिए बुजुर्ग, बीमार की कतार? पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच की तल्खी बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला एसआईआर प्रक्रिया में बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को हो रही परेशानी से जुड़ा है। 29 दिसंबर को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए। कहा गया कि 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के वोटर, बीमार लोग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाए। अगर पहले ही नोटिस भेज दिया गया है तो फोन से संपर्क करके उन्हें आने से रोकें और उनकी जांच घर पर ही कर लें। सीईओ ऑफिस को राज्य भर से कई शिकायतें मिली कि इन निर्देशों के बावजूद ऐसे वोटरों को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को बुलाने के मामले भी सामने आए हैं। तो बाहर रहते हैं, वो लोग बोला कि उसका जो सरकारी ऑफिस जो आदमी है घर से काम करके जाएगा, तो उन लोग को बोला नहीं आपको, हम बोले कि यहाँ आना पड़ेगा। वो लोग बोल कर कि नहीं आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यदि होम विजिट की जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित बीएलओ पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 12 राज्य में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन एक ही राज्य में सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी का जो हेल्प डेस्क था बहुत सारी जगह उसको तोड़ दिया गया। इसका एक अधिकारी का ऊपर ये लोग हमला भी किया। पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल में कैसे एसआईआर का ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ अगर कोई भी उनका विषय है तो इलेक्शन कमीशन को बताएं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताया, इलेक्शन कमीशन ने सबका जवाब दे दिया। कोई लॉजिकल क्वेश्चन वो उठा नहीं पाए। उसके बाद भी अगर लगता है कि इलेक्शन कमीशन सही नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एसआईआर को लेकर मचे घमासान में भाजपा शुरुआत से ही ममता सरकार पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। एक बार फिर भाजपा ने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए ममता सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं। जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी।
इससे पहले एसआईआर का विरोध करते करते टीएमसी संवैधानिक सीमाओं को भी लांघते नजर आई। पिछले हफ्ते टीएमसी सांसद और अभिषेक बनर्जी के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुरुलिया के पाड़ा में एक बुजुर्ग की आत्महत्या की घटना को लेकर राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मृतक दुर्जन माझी के बेटे कन्हई माझी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 भाग 2 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दी है। उनका दावा है कि मृतक दुर्जन को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद रेल की पटरी से उनका शव बरामद हुआ। अभिषेक बनर्जी की एफआईआर वाली टिप्पणी के बाद इस शिकायत के आधार को लेकर विश्लेषण शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि थाने में दी गई शिकायत अंग्रेजी में लिखी है, जबकि नीचे मृतक के बेटे ने बांग्ला में हस्ताक्षर किए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल के पिछड़े जिले के एक सुदूर इलाके में रहने वाले आदिवासी युवक को अंग्रेजी में शिकायत पत्र किसने लिख कर दिया। पुरुलिया की इस घटना पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, ये किसी भी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कमीशन कह रहा है आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी के लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं और वो बुजुर्ग को ला रहे हैं। उद्देश्य क्या है? सवाल उठ रहा है, जवाब क्या है ये भी मालूम ही हो रहा है। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आंकड़ों को आधार बनाकर लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने नए आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग के अनुसार पहले 1,36,00,000 से अधिक मतदाताओं में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये संख्या घटकर 94,49,000 रह गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि आंकड़ों की जांच पारदर्शी तरीके से की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के कामकाज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हर वैध मतदाता को मताधिकार का अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग जन जागरूकता अभियान चला रहा है। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग का अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसी संबंध में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। हाल ही में आयोग ने कार्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 ERO, 2 AERO और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इन कर्मियों को निलंबित तो कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। आरोपियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई न होने पर आयोग ने एक बार फिर राज्य सरकार को पत्र लिखकर 5 आरोपियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी के विवादित बयान पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज उनके ऊपर तो केस होना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और तृणमूल सरकार, जो ममता बनर्जी जब विरोधी नेत्री थे तब ये बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी का विरोध में बात किए थे, एक बंडल कागज स्पीकर का मुंह में फेंक दिए थे। आज मुख्यमंत्री होने के बाद क्या चेंज हो गया कि 180 डिग्री चेंज हो गया आपका? आज आप गणतंत्र का अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं हम युद्ध घोषणा किया है। क्या युद्ध? गणतंत्र का अगेंस्ट में युद्ध? बंगाल के लोगों का अगेंस्ट में युद्ध? संविधान के अगेंस्ट में युद्ध? या संवैधानिक प्रतिष्ठान इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट में युद्ध, ताकि बंगाल के लोगों को एक स्वच्छ वोटर रोल ना मिले? आप लोग ये चाहते हैं? नहीं होगा। वोटर रोल स्वच्छ देंगे हम लोग। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। इस बार ममता सरकार मालदा में बाढ़ राहत कोष घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ राहत कोष के वितरण में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राहत कोष के पैसों को पीड़ितों के बजाय सत्ता से जुड़े लोगों में बांटा गया है। ये घोटाला तब हुआ जब बाढ़ प्रभावित लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे। CAG की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा के दौरान एक ही खाते से बार बार भुगतान किया गया है। बाढ़ प्रभावितों के नाम पर कुल 6,965 व्यक्तियों को एक ही बैंक खाते में से 2 से लेकर 42 बार भुगतान किया गया है।
इस दौरान पक्के मकानों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। राहत की लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि यह कहकर निकाल ली गई कि पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिलाधिकारी की रिपोर्ट में किसी भी मकान के क्षतिग्रस्त होने का सबूत नहीं है। सरकारी तंत्र और टीएमसी से जुड़े प्रभावी लोगों ने बीपीएल कोष पर कब्जा कर लिया जबकि वे सरकार से नियमित वेतन भी ले रहे थे। भ्रष्टाचार का सिलसिला यही नहीं रुका। लगभग 7 करोड़ की राशि अकेले उन लोगों में बांट दी गई जिन्होंने राहत के लिए आवेदन ही नहीं किया था। पश्चिम बंगाल भाजपा ने घोटाले को राज्य प्रायोजित डकैती करार दिया है। भाजपा ने टीएमसी सरकार को गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी बताया है। और हाल ही में कोलकाता दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अड़ियल रवैये पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल राज्य सरकार चिंगरी घाटा इलाके में पिछले कई साल से 366 मीटर मेट्रो लाइन को जोड़ने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसके कारण कोलकाता में साउथ मेट्रो के जरिए आईटी हब और एयरपोर्ट से नहीं जुड़ पाया है। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने चिंगरी घाटा में मेट्रो का काम 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया था। देखिए पूरे मामले पर हमारी खास रिपोर्ट। इसी जगह के बारे में बीजेपी नेता अमित शाह जी को पूछा गया था दूरदर्शन की तरफ से। आप देख सकते हैं कि ऊपर मेट्रो लाइन को जोड़ा नहीं गया और ये कई साल से हालत ऐसा है। करीब 366 मीटर की हाल ऐसा ही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी की पुलिस की तरफ से एनओसी नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ जो ट्रैफिक है इस ट्रैफिक को 4-5 घंटे के लिए बंद करना पड़ेगा कि मेट्रो रेल की तरफ से ये जो लाइन है इस लाइन को जोड़ा जाए। और दूरदर्शन की तरफ से जब हमने सवाल पूछा था तो अमित शाह जी गुस्सा किए थे कि डेवलपमेंट के बारे में ना तमिलनाडु, ना केरल, ना तेलंगाना किसी जगह पे इस तरह की रवैया उन्होंने देखे नहीं जो ममता बनर्जी बंगाल में ऐसी डेवलपमेंट की काम जिसके कारण साउथ कोलकाता को एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा या हमारे दाहिने तरफ कोलकाता की जो आईटी हब है उस हब को जोड़ा जाए, लेकिन क्रेडिट केंद्र को ना चला जाए, इसीलिए इस कनेक्टिविटी को जोड़ने नहीं दे रही है ममता बनर्जी। ऐसा ही है बंगाल की डेवलपमेंट की काम ना जमीन दिया जाता है ना इस तरह की काम करने नहीं दिया जाता है। उस दिन सवाल पूछे थे हम, आज ग्राउंड रिपोर्ट है डोना और पार्थो के साथ प्रसन्नजीत बख्शी, डीडी न्यूज़, कोलकाता। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 41,800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव शामिल है, जिसमें घरेलू सप्लाई चेन जिससे मजबूत होगी, आयात निर्भरता घटेगी और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़ी मजबूती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वीकृत 24 परियोजनाओं के बाद ये एक और बड़ा कदम है। इन नई परियोजनाओं में लगभग 41,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इनसे करीब 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। By now, in our electronics component manufacturing scheme, 46 applications have been approved. Investment of 54,567 crore. 54,567, let's say 55,000 crore. And most important is direct employment of 51,000 people. With this level already achieved and the overall electronics manufacturing close to 25 lakh employment. Mobile alone close to 14-15 lakh employment. So that much ecosystem of manufacturing and that much employment potential which electronics industry has. So time has come that we
set in place all the major structural building blocks so that the growth can continue for many, many years. इन मंजूरियों में 11 अहम उत्पाद श्रेणियों का निर्माण शामिल है, जिनका उपयोग मोबाइल फोन, टेलीकॉम, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में होता है। इनमें पीसीबी, कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर और लिथियम आयन सेल जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स, कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल जैसी सब असेंबली व एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन और एनोड मटेरियल जैसे सप्लाई चेन उत्पाद शामिल हैं। The deepening of supply chain is happening with this program. And today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. PCB के हम global hub बन रहे हैं, साथ ही साथ PCB में यूज होने वाला कॉपर क्लैडिंग वो भी अब इंडिया में बनेगा। ये भी आप सबके लिए खुशखबरी है कि 2026 is the year in which 4 units will start their commercial production. ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित 8 राज्यों में फैली हुई हैं, जो औद्योगिक विकास को दर्शाती हैं। Only 45 days back did we sanction the second tranche, and now it's the third one that we are seeing today, with 22 clearances on its way. It's visible on the ground. Electronics manufacturing is playing a key role, and we are being seen as the next big destination as far as electronics manufacturing goes. And given that what's happening around the world, the geopolitical uncertainties, India is seen as that stable island amongst the disruptions that are happening across around us. इन मंजूरियों से घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में तेजी आएगी। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपराहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिपराहवा अवशेष भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक है। ये प्रदर्शनी भारत की स्थायी बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। 1 सदी से भी अधिक समय के बाद स्वदेश वापस लाए गए अवशेषों और पिपराहवा के पुरातात्विक खजानों को ये प्रदर्शनी एक साथ लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी ऐतिहासिक महत्व की है क्योंकि पिपराहवा के रत्न और अवशेष 127 साल बाद भारत वापस आए हैं। प्रदर्शनी में 1898 और 1971 से 1975 में पिपराहवा खुदाई के समय हासिल किए गए पवित्र अवशेष, रत्न और धार्मिक कलाकृतियों को एक साथ दिखाया जाएगा। इनमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक के 80 से अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें मूर्तियां, पांडुलिपियां, थांगका और विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं। ये एग्जीबिशन न केवल भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर है, बल्कि उनके जो धातु अवशेष प्राप्त हुए थे कपिल वस्तु में, जिसको पिपरवा के नाम से हम जानते हैं, उनका 127 साल के होकर एक जगह पे उनके दर्शन हो पाएंगे। पिपराहवा अवशेषों की खोज 1898 में विलियम क्लार्कस्टन पेपे ने की थी। इसके बाद ये अवशेष विश्व के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। हाल ही में इससे जुड़ी सामग्री भारत वापस आई है, जिसे संस्कृति मंत्रालय और बौद्ध समुदायों की सहायता से भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आध्यात्मिक और सभ्यतागत मूल्यों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। अब तक 642 महत्वपूर्ण कलाकृतियां भारत लौटाई जा चुकी हैं और पिपराहवा अवशेष इस सूची में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रदर्शनी केवल ऐतिहासिक झलक नहीं है, बल्कि भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का उत्सव है, जो कि पूरी दुनिया में शांति, करुणा व सहअस्तित्व का संदेश देती है। पिपराहवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी उनके जीवन और उनकी शिक्षा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अनोखी कोशिश है।
कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। जेपी नड्डा ने जन औषधि केंद्रों और अमृत फार्मेसियों के विस्तार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे आम जनता को सस्ती दवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने दवाओं के निर्माण को लेकर अंतिम छोर तक वितरण की पूरी श्रृंखला में सुदृढ़ औषधि नियमन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराते हुए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रभावी रणनीतियां अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और किसानों सहित देशवासियों के कल्याण की कामना की। दर्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। किसानों के लिए एक नहीं अनेकों मौके मिलेंगे, हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, तो एक उत्पादन बढ़े और किसानों की आय भी तेजी से बढ़े। किसान, गांव के गरीब भाई बहन, मेरी जितनी लाड़की बहनाएं हैं, लाडली दीदियां हैं, वो और समृद्ध हो और हम उनकी और ठीक ढंग से सेवा कर पाएं, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने साल भर की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। The technology was developed by the CSIR Institute in Mysuru, which is the Central Food Research Technology Institute, something like that. Yeah, and now we are also trying to apply the same experience on developing other food products. So that is one of the beautiful examples of Swadeshi coming home. So it's Videshi adopting Swadeshi, and that is what is McDonald offering you in different preparations of the millet. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश का भविष्य अब तकनीक और नए आइडियाज पर आधारित होगा। विकसित भारत के विजन के लिए समुद्र और अंतरिक्ष क्षेत्रों में अनुसंधान पर खास जोर दिया जा रहा है। This year has been the year of reforms. The entire future growth of the country is going to be technology driven, going to be innovation driven. When we move on from rank 4, the entire value addition to our economy is going to be from the sectors which were being explored, but not to the fullest extent. And the fullest extent of exploration will happen through technology means of scientific. B, through sectors which were hardly explored or almost unexplored, like the ocean, the Himalayas, the space. And therefore, these are now the, I think, areas that we are keenly looking forward to. And if we succeed, we may not even have to wait for 2047. और अब खबर महाराष्ट्र से है। 15 जनवरी को यहां बीएमसी चुनाव होना है, लिहाजा गठबंधन जीत के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बताया है कि वो सीएम देवेंद्र फडणवीस को कह चुके हैं कि महायुति गठबंधन का प्रत्याशी ही जीतना चाहिए। गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होना है और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। हाँ, बीएमसी चुनाव को लेकर हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि मुंबई का महापौर हमारे महायुति का होना चाहिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सीटें देने में उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आने से शिवसेना को 90 सीटें देनी पड़ी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया है कि भाई आपको सीट देनी चाहिए थी, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और इसीलिए कुछ सीटें हम नहीं दे सकते हैं।
लेकिन मैत्रीपूर्ण लड़त कुछ सीटों पर लड़ेगी। तो हम 20 सीटों पर हमारे पार्टी के टिकट पर, आरपीआई टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के जगह पर मतलब 207 जगह पर रिपब्लिकन पार्टी का बीजेपी और शिवसेना को सपोर्ट रहेगा। भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। 17 से 19 दिसंबर को आयोजित इस सम्मेलन को वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक स्तर पर समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। आयुष मंत्रालय ने इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित दूसरा WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यह समिट पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य विमर्श के केंद्र में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने इस मंच के माध्यम से दुनिया को एविडेंस बेस्ड और इंक्लूसिव स्वास्थ्य प्रणालियों का मार्ग दिखाया है। आयुष मार्ग और ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइब्रेरी जैसी पहलों ने पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक साख को सुदृढ़ किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस सहित 100 देशों से अधिक देशों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली डिक्लेरेशन के रोडमैप पर चलते हुए भारत विश्व समुदाय के साथ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों का अभिन्न अंग बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली में साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ शुरू हो गया है। जी हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उद्घाटन किया। इस मौके पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। क्या खास है इस दिल्ली शब्दोत्सव में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार से दिल्ली शब्दोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने की। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली शब्दोत्सव के संयोजक हर्षवर्धन त्रिपाठी और सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग और सुरुचि प्रकाशन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीयता, संस्कृति और साहित्य का समागम करना है। दिल्ली में यह महोत्सव सच में भारतीय विविधता का परिचायक है। 40 पुस्तकों का विमोचन इस कार्यक्रम में होना हमारे साहित्य को और हमारे विचारों को मजबूत करने की दिशा में बहुत सुंदर प्रयास है। शब्दों के माध्यम से ही पूरा खेल दुनिया में चल रहा है। ये शब्द में ताकत भी बहुत होती है। अगर सही दिशा में जाए, अगर गलत दिशा में जाए तो वो विध्वंस करता है, और सही दिशा में जाए तो वो जीवन का उत्सव बनता है। वही मुझे लगता है शब्दोत्सव का हमारा अर्थ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यहाँ भारत की संस्कृति का एक लघु रूप देखने को मिला है। ये भारत की संस्कृति का वो एक लघु रूप यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और विश्व की आज भी सबसे समृद्ध संस्कृति है। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जो दिमाग में बंदूकें और बम रखने का ये जो वैचारिक आतंकवाद है, इस वैचारिक आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है। दिल्ली को जिस वैचारिक आतंकवाद का गढ़ बनाने का कुप्रयास पिछले कई सालों में हुआ है, उसका एक मुंहतोड़ जवाब एक कार्यक्रम के माध्यम से और सीरीज के माध्यम से, जो कि हर वर्ष हो, दिया जा सकता है।
सत्र का पहला दिन स्वावलंबन से शौर्य और भीतर का रण आंतरिक मोर्चे की चुनौतियों पर केंद्रित रहा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 40 से ज्यादा पुस्तकों का लोकार्पण, 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 बड़े कवि सम्मेलन और 100 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। ये शब्दोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और वैचारिक विरासत को समझने का एक अच्छा मंच कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार की योजना है कि इस दिल्ली शब्दोत्सव को सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित किया जाए। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ इंदौर में दूषित पेयजल मामले को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस संबंध में उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, आज सुबह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर नगर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने का भी निर्देश दिया गया है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से आई गंभीर समस्या के बाद राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार घटना के मूल कारण पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मुताबिक दूषित पानी पीने से प्रभावित हुए लोगों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री जो स्वयं पहुंचे हैं, कल पूरा उन्होंने देखा, अस्पतालों में गए जहां पर जो लोग जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी मिले हैं, जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई है। और वहाँ के हमारे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो 3 दिन से लगातार पूरी टीम के साथ राहत कार्य में, बचाव में और सारे लोग सक्रिय हैं। और जो लोग दोषी हैं उन दोषी लोगों को पता लगा के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो कुल मिला के सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेके जो कार्रवाई उचित है वो कर रही है। कर्नाटक में एक सर्वे में मतदाताओं ने ईवीएम पर भरोसा जताया है। भाजपा ने इस सर्वे को कांग्रेस की वोट चोरी वाली थ्योरी पर करारा जवाब बताया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने सर्वेक्षण में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। ये सर्वे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कर्नाटक निगरानी एवं मूल्यांकन प्राधिकरण यानी KMEA के द्वारा जारी किया गया है, जो कर्नाटक सरकार के योजना विभाग के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। अमित मालवीय ने कहा कि 84.55% नागरिक मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के मामले में स्थिति और भी स्पष्ट है। 83.61 लोगों ने कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद है और सटीक परिणाम देता है। वहीं ईवीएम पर भरोसा 2023 में 77.9% से बढ़कर अब 83.61% हो गया है। ये तथ्य कांग्रेस के उस दावे को करारा झटका देते हैं जिसमें राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये आंकड़े चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम में नागरिकों के बढ़ते विश्वास को व्यक्त करते हैं। और कर्नाटक के बेल्लारी में पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के आवास के पास बैनर लगाने को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश देते हुए कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि गोली किसकी बंदूक से चली, भाजपा या कांग्रेस से जुड़े किसी व्यक्ति की बंदूक से। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल निष्पक्ष जांच से ही जवाबदेही तय हो सकेगी। पुलिस के अनुसार सुरक्षा कर्मियों के पास लाइसेंसी हथियार थे और कथित तौर पर हवा में फायरिंग हुई, लेकिन गोली एक व्यक्ति को लगी। गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। सभी गनमैन की पहचान कर उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। यह घटना गुरुवार रात अंबा भाभी इलाके में कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच झड़प के दौरान हुई, जिसमें पथराव और फायरिंग शामिल है। प्रभारी मंत्री जमीर अहमद खान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने 4 मामले दर्ज किए हैं।
वहां निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल्लारी के एसपी पवन नेज्जूर को निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी के आवास के बाहर हुई हिंसक झड़प के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने इस घटना को विधायक की हत्या की पूर्व नियोजित साजिश करार दिया है। आर अशोक ने आरोप लगाया कि जनार्दन रेड्डी के घर के परिसर में जबरन बैनर लगाए गए और इसके बाद हालात बिगड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में जनार्दन रेड्डी की कोई गलती नहीं है। They started 2026 Gunda Raj from the Congress party, openly fire, and one person is dead. They targeted Janardhan Reddy to kill, but a small gap he escaped. Otherwise, their Congress target is Janardhan Reddy, because Janardhan Reddy Sri Ramulu is our leader, BJP leader in Ballari district. They have to finish, then politically the gain will come to Congress party. उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट को 20% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। इस निर्णय के बाद राज्य में सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे न सिर्फ आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि प्रदूषण घटाने की दिशा में भी अहम कदम साबित होगा। वैट की दर 20% था, उसको घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। वैट कम कर दिया है। ये इससे हरित ऊर्जा को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उसकी दाम कम हो जाएगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भ्रामक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मार्च 2026 तक 500 रुपए के नोटों को एटीएम से बंद करने जा रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सच्चाई सामने रखी है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह दावा पूरी तरह फर्जी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 500 रुपए के नोटों को बंद करने का या उन्हें एटीएम से हटाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपए के नोट पूरी तरह वैध हैं और पहले की तरह कानूनी मुद्रा बने हुए हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। ग्रोक के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी एक्स को एक नोटिस जारी किया है। एक्स के ग्रोक को लेकर 72 घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने ग्रोक जैसी एआई आधारित सेवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से अश्लील, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को होस्टिंग, निर्माण, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या फिर अपलोड किए जाने की रोकथाम के लिए तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट और आईटी नियमों के उल्लंघन की बात कही है और कहा है कि ऐसा कंटेंट महिलाओं और बच्चों की गरिमा, प्राइवेसी, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री क्षेत्रों में स्वदेशी मछलियों के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। देश के विविध जलवायु और जलीय पारिस्थितिकी में 2800 से अधिक स्वदेशी मछली और शंख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 917 प्रजातियां मीठे पानी से, 394 प्रजातियां खारे पानी से और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने से न केवल खाद्य सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अभी तक भारतीय मछली उत्पादन में मुख्य योगदान रोहू, कटला, मृगल, विशाल पानी की झींगा जैसे कुछ प्रमुख प्रजातियों से ही होता रहा है। वहीं खारे पानी की खेती में अधिकांश उत्पादन विदेशी झींगा, पेनायस वेन्नामई से होता है। ऐसे में सरकार ने मछली पालन में विविधता और स्वदेशी प्रजातियों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वदेशी प्रजातियों में फ्रिंज्ड लिप्ड कॉर्प, ऑलिव बॉर्ब, पेंगुआ, पाबदा, सिंघी, एशियन सीबास,
पर्ल स्पॉट, मोम्पानो, मड क्रैब, पेनाए सिंडिक जैसी स्वदेशी प्रजातियां शामिल हैं। इन प्रजातियों के लिए प्रजनन, बीज उत्पादन और पालन तकनीक उपलब्ध हैं और ये स्थानीय बाजार में लोकप्रिय हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत इन प्रजातियों के उत्पादन और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बीज, चारे और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्वदेशी मछलियों पर अनुसंधान कर रही है और इसमें उनकी जैविकी, प्रजनन, आनुवांशिक सुधार और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की रणनीति शामिल है। इसके साथ ही क्षेत्रीय महत्व के आधार पर कुल 34 उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर भी बनाए गए हैं। इनमें ओडिशा में स्कैम्पी, तेलंगाना में मुर्रेल, त्रिपुरा में पापदा, मणिपुर में पेंगबा, केरल में पर्ल स्पॉट और कर्नाटक में समुद्री स्वदेशी मछलियों का प्रचार शामिल है। मछली पालन में स्वदेशी प्रजातियों के विस्तार से न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय समुदाय की आजीविका और रोजगार में भी वृद्धि होगी। साथ ही देश की जलीय सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है। कल जहां दिल्ली में AQI 380 दर्ज किया गया, वहीं आज शाम ये 4 बजे घटकर 236 पर पहुंच गया। हवा की गुणवत्ता में आए सुधार को देखते हुए NCR में ग्रैब के लागू स्टेज 3 की पाबंदियों को हटा लिया गया है। हालांकि प्रदूषण पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के अंतर्गत लागू सभी उपाय जारी रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में 14वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 30 लाख से अधिक रंग बिरंगी फूलों का उपयोग कर आकर्षक और कल्पनाशील झांकियां भी तैयार की गई, जो देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को खूब लुभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लावर शो की कुछ आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा, अहमदाबाद का फ्लावर शो हर किसी का मन मोह लेने वाला है। ये क्रिएटिविटी के साथ साथ जन भागीदारी का अद्भुत उदाहरण है। इससे शहर की जीवंत भावना के साथ ही प्रकृति के साथ उसका लगाव भी खूबसूरती से प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ ये देखना भी उत्साह से भर देता है कि कैसे इस फ्लावर शो की भव्यता और कल्पनाशीलता हर साल निरंतर बढ़ती जा रही है। देश के बड़े हिस्से पर इस वक्त भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर भारत से लेकर मध्य पूर्व और भारत के कई इलाके ठंड और घने कोहरे के चपेट में हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में कोल्ड वेव और घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की चपेट में है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ कई इलाकों में घने कोहरे का सीधा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। खराब मौसम के चलते कई उड़ानों में देरी हुई है, जबकि कुछ फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई एयरलाइंस ने ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है। मौसम विभाग ने शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद और देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है, वहां पर अगले 3-4 दिनों में जो है घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच जम्मू कश्मीर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। राज्य में ठंड और तेज हो गई है। वहीं पर्यटन स्थलों अटल टनल, रोहतांग, सोलंग नाला और शिमला के समीप कुफरी में हुए हल्के हिमपात का नववर्ष मनाने पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का आनंद लिया। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। शीतलहर ने देश भर में जनजीवन को प्रभावित किया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में नए साल की शुरुआत के साथ बर्फबारी भी शुरू हुई है। देखते ही देखते मंदिर और आसपास का परिसर मोटी बर्फ की परत से ढक गया।
मिली जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में बाधा आ रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही कामकाज की गति भी धीमी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम की आशंका जताई है, जिसके चलते प्रशासन सतर्क है। नेपाल पुलिस का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने नेपाल पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की। नेपाल से आए इस प्रतिनिधिमंडल में 17 छात्र अधिकारी और 17 प्रोबेशनरी अधिकारी और 8 प्रशिक्षक अधिकारी शामिल थे। पुलिस आयुक्त ने नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल से दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने अनुभव साझा किए। साथ ही उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए अपनाई गई पुलिसिंग रणनीतियों की जानकारी दी। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार ने प्रशिक्षण प्रणाली और सुविधाओं पर प्रकाश डाला। नेपाल पुलिस के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली पुलिस मुख्यालय का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने सोशल मीडिया सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य महत्वपूर्ण विभाग देखे। ये दौरा नेपाल पुलिस में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। ईरान के फासा शहर में बढ़ती महंगाई और रियाल के अवमूल्यन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की और पत्थरबाजी भी की। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों को इमारत पर पत्थर फेंकते और गेट तोड़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को इमारत में घुसने से रोक दिया है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला प्रदर्शनकारी नेता को गिरफ्तार किया है। विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में तेहरान में दुकानदारों ने 28 दिसंबर को सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू किया था। जून में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हुए हमलों के बाद ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। और ईरान में बढ़ती महंगाई और रियाल के अवमूल्यन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर ईरानी अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि बिगड़ती आर्थिक स्थितियों को लेकर प्रदर्शन ईरान के कई प्रांतों में फैल गए हैं। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी भड़क उठा। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि हस्तक्षेप करने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। ईरान ने विरोध संबंधी टिप्पणियों को लेकर ट्रंप और इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान की सुरक्षा साहसिक ट्वीट्स का विषय नहीं है। बता दें कि ईरान में प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की और पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहली भारी बारिश और बर्फबारी ने लंबे समय से जारी शुष्क मौसम को समाप्त कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा ने कई इलाकों में तबाही भी मचाई है। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं। हेरात प्रांत के काबकान जिले में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। खराब मौसम के कारण देश के मध्य, उत्तरी, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ से बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और लगभग 1800 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम भेजी गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।